आज हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म पढ़ने वाले हैं, वो है प्राइस लेवल फिनोमिना। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो टर्म है प्राइस लेवल फिनोमिना, इसका मतलब क्या है। तो कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन या ट्रेंड जिससे इकोनॉमी में अवेलेबल गुड्स और सर्विस के प्राइस में चेंज आए, वो आपका प्राइस लेवल फिनोमिना कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राइस लेवल फिनोमिना। यानी इन सिंपल टर्म में इस फेनोमिना का जो मतलब होता है उसको हम एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा है कि हाउ एंड वाई। हाउ एंड वाई। अब हम समझते हैं कि ये हाउ एंड वाई इन रिगार्डिंग व्हाट, किसके सेंस में। तो हाउ एंड वाई प्राइसेस इन द मार्केट राइजेज, फॉल, स्टे और बिहेव डिफरेंटली। मतलब कि कैसे और क्यों मार्केट का जो प्राइस है, मार्केट प्राइस ये फॉल क्यों करता है, या ये एक जगह पे स्टे एट सेम पॉइंट क्यों रहता है, ये रीज़न, और ये डिफरेंटली क्यों बिहेव करता है। इन तीनों चीज़ को हम लोग इस प्राइस लेवल फिनोमिना में पढ़ते हैं। अब देखिए कि हमको ये आखिर प्राइस लेवल फिनोमिना पढ़ने की नीड क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी तीन इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहला है कि ये हमारा जो परचेजिंग पावर होता है उसके हमारे चेंजिंग बिहेवियर का, ये कैसे हम लोग इस बिहेवियर को चेंज करते हैं अपने इनकम के साथ या गुड्स के प्राइस के साथ, हमारा परचेजिंग बिहेवियर, परचेजिंग पावर कैसे चेंज होता है, इस चीज़ को समझने में हमारा ये मार्केट प्राइस फिनोमिना हेल्प करता है। दूसरा है इकोनॉमिक हेल्थ, कि हमारा इकोनॉमी का हेल्थ कैसा है, क्या ये रिसेशन में है या ये बूम की कंडीशन में है। तो हम लोगों को इसको समझने में हेल्प मिलता है। तीसरा कि हमारा जो इकोनॉमी है उसमें हमारा पॉलिसी कैसा होना चाहिए, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, या हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसा होना चाहिए। इसको समझने के लिए हमारा प्राइस लेवल फिनोमिना को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्राइस लेवल फिनोमिना से कुछ टर्म है, कुछ इकोनॉमिक टर्म है जिसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला इकोनॉमिक टर्म है इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं। तो इन सिंपल हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं इंग्लिश में एक लाइन का, कि ए जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर। ये एक लाइन, एक स्टेटमेंट है इन्फ्लेशन के डेफिनेशन का। तो अब हम लोग समझते हैं इन सिंपल, अगर हम लोगों को कहीं लिखना होगा, समझना होगा कि इन्फ्लेशन क्या है, तो सिंपल सा हम लोग लिखेंगे कि इन्फ्लेशन वो कंडीशन है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, और हमारा जो डिमांड है या हमारा जो परचेजिंग पावर है वो क्या होता है, वो रिड्यूस होता है। तो ये मेरा हम लोगों का पहला है डेफिनेशन इन्फ्लेशन का। अब इसका एक सिंपल स्टेटमेंट देखिए कि हम कह सकते हैं कि हो सकता है पिछले साल हम एक दूध का पैकेट ले रहे थे जिसका दाम 50 रुपया है और इस साल उसका दाम 55 रुपया है। तो ये जो इफेक्ट है, प्राइस जो इंक्रीज हुआ, ये क्यों हुआ, ये इन्फ्लेशन के कारण हुआ। और इसका जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर सबसे बेस्ट दिया जाए तो वो है हमारा कोविड-19। कोविड-19 के समय बहुत सारे गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया था। अब हम लोग आगे जाते हैं सेकेंड टर्म पे। तो सेकेंड टर्म है हमारा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं अपस्फीति। अब इसका भी एक लाइन में हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन, अ जनरल डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफन लिंक्ड विथ रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब इन सिंपल इसको भी ब्रेक डाउन करें तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इकोनॉमी का वो कंडीशन जहाँ हमारे गुड्स एंड सर्विस का प्राइस क्या होता है, फॉल हो रहा है, और लेकिन हमारा जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंडीशन है आपका डिफ्लेशन का। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग पिछले साल 10 केजी का चावल का दाम 500 रुपये था और इस साल उसी चावल का दाम 450 रुपया है।
तो ये क्या हुआ, ये डिफ्लेशन का कंडीशन हुआ कि हमारा क्वांटिटी वही है, हमारा डिमांड भी वही है, लेकिन प्राइस जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। अब इसका एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो 1990 में जापान में एक टर्म है जो आप गूगल करिएगा तो आपको मिल जाएगा, लॉस्ट डिकेड। लॉस्ट डिकेड, तो ये वो सिचुएशन था जिस वक्त यहाँ पे जापान में जो हमारा हाउसिंग है, हाउसिंग सेक्टर है, हम लोगों का इकोनॉमिक सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, ये सब चीज़ें का प्राइस अचानक से कम होने लगी थी। प्राइस कम होने लगी थी, हम लोग लॉस में जा रहे थे, परचेजिंग पावर कम हो गया था, इकोनॉमी धीरे धीरे डिफ्लेशन में चला गया था। तो ये हम लोगों का सेकेंड डिफ्लेशन है। तीसरा हम लोगों का कंडीशन है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन इसको कहते हैं रुद्धावस्था, हिंदी में इसको रुद्धावस्था कहते हैं। एक लाइन में, एक सेंटेंस में अगर इसका डेफिनेशन देखें, ए रेयर ट्रैवलिंग सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन इज हाई बट इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्टेगनेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। अब सिंपल अगर कहें स्टैगफ्लेशन क्या कंडीशन है, तो स्टैगफ्लेशन वो कंडीशन है जहाँ पे इन्फ्लेशन हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, एट द सेम टाइम हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रोथ क्या है, वो स्टेगनेंट है। अब इस वर्ड का मतलब समझिए कि ये स्टेगनेंट मतलब होता क्या है। आप कहीं कहीं बुक में पढ़ रहे होंगे तो एक लाइन देखे होंगे कि द कंट्रीज जीडीपी हैज़ रिमेन्ड स्टेगनेंट फॉर 3 years। इसका मतलब होता है कि रुक जाना, स्थिर हो जाना, या फिर डिक्लाइन कह सकते हैं कि ये डिक्लाइन का भी एक फेज है, लेकिन इसको प्रॉपरली हम लोग डिक्लाइन में कैटेगराइज नहीं करते हैं। अब एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि स्टेगनेंट लाइफ, या आप लोग सुने होंगे स्टेगनेंट कैरियर। बहुत सारे फ्रस्ट्रेट लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार मेरा लाइफ तो स्टेगनेंट फेज पे है, मेरा कैरियर तो स्टेगनेंट फेज पे है। इसका मतलब है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, जो है जैसा है वैसा ही कंडीशन बना हुआ है, और इन सेंस कि इसको हमेशा निगेटिव में ही हम लोग कंसीडर करते हैं स्टेगनेंट वर्ड को। तो हम लोग समझ गए स्टैगफ्लेशन क्या कंडीशन है, जहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट है वो स्टेगनेंट कंडीशन में रहता है। और इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 1917 का ऑयल क्राइसिस। तो 1970 में हुआ क्या था कि हम लोग OPEC जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इन्होंने क्या किया था, जो अपना जो निर्यात है ऑयल का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, तो उसको इन लोगों ने रोक दिया था बाहर के कंट्री के लिए। तो सडनली ये रुक जाना ना, और सब कंट्री में ऑयल रेट को हाई इंक्रीज़ कर दिया था, और ऑयल रेट इंक्रीज़ होने के कारण बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशन में प्राइस लेवल इंक्रीज़ हुआ, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस में। लेकिन फिर भी हम लोगों का जो है इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता गया, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता गया। अब देखिए हम लोगों के पास मोस्ट ऑफ द कंट्री क्या थे उस समय, ग्लोबलाइजेशन तो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर से हम लोग कहाँ गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आ गए थे। तो वहाँ पे ऑयल की प्राइस कि मतलब ऑयल की क्या ही इम्पोर्टेंस होगी आपको पता होगा, और उस कंडीशन में प्राइस बढ़ जाना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो डिक्लाइन होने लगा था, लोगों का जॉब छूट गया था। तो इन्फ्लेशन के कारण यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम लोगों का जॉब छूट गया था, जो हम लोगों का जो ग्रोथ है वो एक स्टेगनेंट कंडीशन पे आ गया था। तो इसका एक बेस्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हुआ, 1917 का ऑयल क्राइसिस। अब नेक्स्ट जो टर्म है हम लोगों का वो है बाइफ्लेशन। नेक्स्ट क्या है, बाइफ्लेशन। ये 4th टर्म है बाइफ्लेशन। तो इसका भी पहले हम लोग एक लाइन में डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये बाइफ्लेशन का डेफिनेशन क्या है। ए सिचुएशन वेयर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन हैपन एट द सेम टाइम इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि बाइफ्लेशन वो कंडीशन है जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है, डिफ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, टू डिफरेंट इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी के इन टू डिफरेंट इकोनॉमी नहीं, इन टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। मतलब एक सेक्टर में इन्फ्लेशन है, दूसरे सेक्टर में डिफ्लेशन है, इकोनॉमी एक ही रहेगा,
लेकिन हम लोग पढ़े हैं ना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर्स, ये क्या है, अलग अलग हैं। तो एक सेक्टर में जहाँ हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन, और दूसरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है डिफ्लेशन, तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है, बाइफ्लेशन कहलाता है। अब इन्हीं फिनोमिना के अंदर एक नेक्स्ट है आपका श्रिंकफ्लेशन। अब देखिए श्रिंकफ्लेशन क्या होता है। श्रिंकफ्लेशन का सिंपल एक लाइन में पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। व्हेन प्रोडक्ट साइज श्रिंक बट प्राइसेस स्टे दी सेम, इफेक्टिवली ए हिडन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब क्या है कि ये एक इन्फ्लेशन का छुपा हुआ रूप है, एक हिडन फॉर्म है, जहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो हम लोगों का साइज है, प्रोडक्ट साइज, वो क्या होता है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, और जो हमारा प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं। हम लोग सब इस चीज़ का एग्जाम्पल जानते हैं। हमको लगता है 90s के किड से लेके आज तक पार्ले जी बिस्किट का नाम सब जानते हैं। तो जब हम लोग बच्चे थे ना, तो उस पार्ले जी 3 रुपये में आता था और उसमें क्वांटिटी 10 रहता था। लेकिन जब हम लोगों के छोटे भाई बहन का समय आया तो पार्ले जी का दाम वही कांस्टेंट 3 रुपये है और उसमें क्वांटिटी रहता था 8। और आज की सिनेरियो में पार्ले जी का जो दाम है, अभी भी प्राइस उसका 3 रुपया है, लेकिन उसमें क्वांटिटी रहता है 5, और इन फ्यूचर हो सकता है प्राइस 3 ही रहे और क्वांटिटी 2 हो जाए। तो इस श्रिंकफ्लेशन क्या बता रहा है कि प्राइस भाई मैंने वही रखा था, लेकिन मैंने क्या किया, ये जो प्रोडक्ट का साइज है या जिसको क्वांटिटी कह सकते हैं, उसको मैंने रिड्यूस कर दिया। तो ये आपका क्या कहलाता है, श्रिंकफ्लेशन। अब हम लोग देखते हैं एक नेक्स्ट टर्म जिसको कहते हैं स्किमफ्लेशन। स्किमफ्लेशन, इसका एक सिंपल लाइन में डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। व्हेन द क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिक्लाइन बट द प्राइस रिमेन द सेम और इवन इंक्रीजेज। ये वो कंडीशन है जहाँ पे हमारा जो गुड्स और सर्विस है, गुड्स एंड सर्विस, इसका जो क्वालिटी है उसको ना कम कर दिया जाता है और प्राइस वही कांस्टेंट रहता है, या कभी कभी तो प्राइस इंक्रीज भी हो जाता है। तो ये कह सकते हैं हम लोग लैक ऑफ मोरल या लैक ऑफ एथिक्स के कारण ऐसा होता है। तो यही आपका स्किमफ्लेशन है। और अब आपका एक लास्ट इन्हीं फिनोमिना से रिलेटेड एक टर्म है जिसको कहते हैं ग्रीडफ्लेशन। ये ऊपर से मिलता जुलता हुआ ही टर्म है। ये 7th है आपका ग्रीडफ्लेशन। इसका एक लाइन में डेफिनेशन देखते हैं। प्राइस इंक्रीजेज not due to real cost rises but because companies inflate prices to increase profit using inflation as an excuse। इसका मतलब है कि हम लोग करते क्या है, मतलब हम लोग नहीं, ये जो ग्रीडफ्लेशन वाले हैं, नाम ही से देखिए ग्रीड मतलब लोभी, ये लोग क्या करते हैं कि प्राइस हमारा ये लोग इंक्रीज कर देते हैं, जबकि उस गुड्स को बनाने का जो कॉस्ट रहता है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन क्यों करते हैं, प्राइस इंक्रीज करते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, कोविड-19 में क्या हुआ था कि हमारा कॉस्ट तो वही लग रहा था, लेकिन सामान सबके दाम बढ़ा दिए गए थे। खास करके हम लोगों का जो कंज्यूमर, जो हम लोग डेली यूज़ में कंज्यूम करते हैं, उन सब का प्राइस 1-2 रुपये बढ़ा दिया गया था। और एक्सक्यूज़ हम लोग क्या दे रहे थे, एक्सक्यूज़ हम लोगों को क्या सुनने को मिल रहा था कि देखो अभी कोविड-19 का समय है और इन्फ्लेशन बढ़ गया है ना, इसलिए ऐसा सिचुएशन आ रहा है। तो जैसा कि डेफिनेशन में ही लिखा है, प्राइस इंक्रीजेज नॉट ड्यू टू रियल कॉस्ट राइज, मतलब इसीलिए प्राइस नहीं बढ़ाया जाता है कि इसका कॉस्ट बढ़ गया है, इसलिए किया जाता है क्योंकि उन लोगों को उस सिचुएशन को देखते हुए अपना प्रॉफिट कमाना है, इसीलिए वो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। और एक्सक्यूज़ क्या देते हैं, यूजिंग इन्फ्लेशन एज एन एक्सक्यूज़। तो कोविड-19 में हमारे आसपास भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जहाँ पे नॉर्मल जो हम लोगों का पैकेजिंग फूड है, ऑयल है, कंज्यूमर्स गुड है, इन सब का दाम बढ़ा दिया गया और बोला कि देखो अभी ना कोविड-19 आया है, इन्फ्लेशन हुआ है, तो सब का 1-2 रुपये बढ़ा देते थे। तो ये हम लोगों का 6-7 टर्म था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इन्फ्लेशन, जो सबसे ऊपर हम लोग पढ़े हैं इन्फ्लेशन, कि प्राइस बढ़ता है और डिमांड घटता है, इसके भी 7-8 टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन टाइप्स को देखेंगे। अब एक इन सिंपल शॉर्ट में
हम लोग एक इन्फ्लेशन, इन सारे जो टर्म्स हैं उनका रिकैप कर लें। तो इसका रिकैप करते हैं। सबसे पहला टर्म था हम लोगों का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या था? जनरल राइज इन प्राइस। आप लोग चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, इसको लिखकर अपने दीवार पर चिपका लीजिएगा, ताकि आपको हर एक टर्म में एक छोटा सा कीवर्ड देखकर आपको याद आ जाए कि ये इकोनॉमिकली टर्म आपको बता क्या रहा है। दूसरा क्या था आपका? दूसरा आपका था डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या है? जनरल राइज इन, सॉरी, ऊपर में था जनरल राइज इन प्राइस, यहाँ होगा जनरल फॉल इन प्राइस। तीसरा आपका था स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक बार याद कर ले क्या कंडीशन था, जहाँ पे इन्फ्लेशन प्लस लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी प्लस क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट हाई था। उसके बाद आपका चौथा टर्म क्या था? चौथा टर्म आपका था बाइफ्लेशन। बाइफ्लेशन ये क्या था? ये वो था जहाँ पे एक इकोनॉमिक्स, मतलब इन्फ्लेशन इन सम सेक्टर एंड डिफ्लेशन इन अदर, यानी यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों दिखने को मिल रहा था, पर इकोनॉमी का जो सेक्टर क्या था वो डिफरेंट था। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट है वो है पांचवा टर्म याद कीजिए क्या था? पार्लेजी वाला, श्रिंकफ्लेशन। तो श्रिंकफ्लेशन में क्या होता है? एक तो पार्लेजी आपको याद रहेगा, ऐसा एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें क्या था? सीधे लिख लीजिए कि प्रोडक्ट साइज क्या होता है? प्रोडक्ट साइज इसमें रिड्यूस कर दिया जाता है और प्राइस क्या रहता है? रिमेन कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्या था आपका? स्किमफ्लेशन। स्किमफ्लेशन इसमें क्या था? क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या था? लो था, और प्राइस क्या था? सेम या कांस्टेंट कह सकते हैं। और सबसे लास्ट क्या था? ग्रिडफ्लेशन। ग्रिडफ्लेशन इसमें क्या था कि प्राइस को क्यों हाइक किया जाता है? तो फॉर प्रॉफिट ड्राइवन, प्रॉफिट ड्राइवन, प्रॉफिट के बेसिस पर ड्राइवन प्राइस हाइक्स। तो ये 7 टर्म आज आप लोगों का था। इससे रिलेटेड कोई भी MCQ या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और हम आपका सारा क्वेरी नेक्स्ट क्लास के लिए करके रखेंगे। अब आप लोग आराम से पढ़िए। चलिए बाय।